नमस्कार दोस्तों, मैं अखिल वी अकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। क्लास 12th की इकोनॉमिक्स बुक 1 समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 का पार्ट 1 है। ये चैप्टर 1 पहले ही हमने अपलोड कर दिया है, उसका लिंक आपको लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा। समष्टि अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणाएं यानी कि जो समष्टि अर्थशास्त्र हमारा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स है, उसकी आखिरकार जो मूलभूत अवधारणाएं हैं किस तरीके से हैं, किस बारे में, उसके बारे में है। बाकी चैप्टर 1 में सिर्फ भूमिका इंट्रोडक्शन है कि इस बुक में हमें पढ़ना क्या है, किस तरीके का कंटेंट दिया गया है, उसके बारे में बताया गया है। तो पार्ट 1 चैप्टर 1 की वीडियो आप देख लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमें ये जान लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं, आखिरकार जो कंटेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। पहला हमारा टॉपिक है वस्तुओं का वर्गीकरण किस तरीके से किया जाता है। टॉपिक के अंदर ही हमारे सम टॉपिक्स हैं। अंतिम वस्तुएं कौन सी होती हैं तथा मध्यवर्ती वस्तुएं कौन कौन सी होती हैं। उपभोग वस्तुएं तथा पूंजीगत वस्तुएं कौन कौन सी होती हैं तथा उपभोग व्यय की अवधारणा तथा घटक कौन कौन से होते हैं इसके, और निवेश की अवधारणा तथा इसके घटक कौन कौन से हैं। और चौथा टॉपिक हमारा है स्टॉक तथा प्रवाह। जो स्टॉक तथा प्रवाह किसे कहते हैं आखिरकार। और पांचवा हमारा है अर्थव्यवस्था के चार क्षेत्र कौन कौन से होते हैं। चार क्षेत्र कौन कौन से हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ही हमारा है कि जो चार क्षेत्र होते हैं वो कौन कौन से हैं अर्थव्यवस्था के। और अंतर क्षेत्रीय तथा वास्तविक क्षेत्र तथा मौद्रिक प्रवाह किसे कहते हैं तथा आय का चक्रीय प्रवाह किसे कहते हैं, इसके बारे में बताया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला हमारा टॉपिक है वस्तुओं का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। यानी कि जो वस्तुएं हैं ना, जो हम जिन संसाधनों का उपयोग करते हैं किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से नहीं, उसके बारे में बताया गया है किस तरीके से आखिरकार हम वस्तुओं का उपयोग करते हैं। देख लेते हैं एक बार इसकी डिफिनेशन क्या है आखिरकार। अर्थव्यवस्था में वस्तुओं को अनगिनत वस्तुएं उत्पादित की जाती है। यानी कि जो अर्थव्यवस्था है ना पूरे भारत की, इसमें अनेक प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, वस्तुओं का जो है उपयोग करते हैं लोग तथा उपभोग की जाती है तथा उसका उपभोग भी करते हैं। यहाँ वस्तुएं स्कूली बच्चों के लिए जूते से लेकर के खेती और फार्म जैसे अनेक अनेक प्रकार के मशीनें जो होते हैं इसमें शामिल किए जाते हैं। सुई से लेके धागे से लेके हर एक चीज़ जो है, जहाँ पर मतलब इस देश की जो भी अर्थव्यवस्था में जो भी सामान लाया जा रहा है, जो भी लोगों के उपयोग के लिए उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, उस वो सारी वस्तुएं जो हैं इसमें शामिल हैं तथा अन्य प्रकार के उपकरण भी इसमें शामिल किए जाते हैं, जैसे कि इससे शामिल होते हैं इसमें, जैसे विभिन्न प्रकार की विनियमित विशेषताएं जो होती हैं इसमें मुख्य रूप से शामिल होती हैं, जो अनेक प्रकार की वस्तुएं जो होती हैं लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी होती हैं। आगे देखते हैं। व्यापक रूप से वस्तुओं को दो प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। यानी कि जो वस्तुएं होती है ना, मुख्य रूप से दो प्रकार से बांटा जाता है इन्हें। पहला हमारा है अंतिम वस्तुएं तथा मध्यवर्ती वस्तुएं कौन सी होती हैं तथा उपभोग वस्तुएं और पूंजीगत वस्तुएं। मतलब कि पहले पॉइंट में हमें ये पढ़ना है कि जो अंतिम वस्तुएं होती हैं किस तरीके से होती है। आखिरकार जो एक कपड़ा है, मान लीजिए सूती का कपड़ा है, वो पूरी तरह से तैयार हो जाता है, तो जैसे उसका मूल्य तय हो जाता है और उसको फिनिशिंग दे करके हर एक चीज़ तैयार हो जाता है, तो उसे अंतिम वस्तु का नाम दे दिया जाएगा। और जो मध्यवर्ती वस्तुएं होती हैं, यानी कि जो कपड़ा है वो पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है, वो उसकी ना तो फिनिशिंग तय हुई है अभी तक नहीं की गई है, और ना ही उसका मूल्य जो है पूरी तरीके से तय किया गया है। जो तय किया गया है उसे ही मध्यवर्ती वस्तु कहा जाता है। और दूसरा हमारा पॉइंट है उपभोग वस्तुएं कौन सी होती है, किन किन वस्तुओं का आखिरकार हम उपभोग करते हैं, इसकी डिफिनेशन पढ़ेंगे। और पूंजीगत वस्तुएं कौन सी होती है, इसकी हम डिफिनेशन पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। उपभोग वस्तुएं तथा उपभोग वस्तुएं किस प्रकार से होती हैं। उपभोग वस्तुएं तथा उपभोक्ता वस्तुएं किस प्रकार से होती है, एक बार ये जान लेते हैं हम। यहाँ मुख्य रूप से चार प्रकार की होती हैं। यहाँ मुख्य रूप से जो होती है वो चार प्रकार की होती है। पहले जान लेते हैं कौन कौन सी होती है। टिकाऊ वस्तुएं कौन सी होती है, जो लंबे समय तक के लिए टिकती है, उसे। अर्ध टिकाऊ वस्तुएं जो एक साल के अंतर्गत खत्म हो जाती है, उसके बारे में है। और गैर टिकाऊ वस्तुएं जो कुछ समय के लिए ही चलती हैं, बाकी खराब हो जाती हैं। और तथा सेवाएं, जो सेवाएं हाजिर करते हैं, जो जैसे कि सरकार के अंतर्गत जो भी सरकार के जॉब्स होते हैं, जो कि जैसे डॉक्टर्स हो गए या फिर नर्स हो गए या फिर किसी भी प्रकार के जो आर्मी में काम करने वाले हो गए, मतलब फौजी हो गए, उनके तरीके से एक तरह से जो सेवाएं हमें प्रदान करते हैं उसे ही सेवाएं कहा जाता है। आइए एक एक टॉपिक्स को क्लियर करते हैं, एक एक टॉपिक्स को पढ़ते हैं आखिरकार है ये क्या। पहला हमारा है उपभोक्ता वस्तुएं किसे कहते हैं। आखिरकार जो उपभोक्ता वस्तुएं होती हैं ये क्या है, ये जान लेते हैं एक बार हम। उपभोक्ता वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं जो मानवीय आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती हैं तथा इसका उपयोग अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए नहीं किया जाता है।
जो एक तरह से जो उपभोक्ता वस्तुएं होती हैं ना कहीं इनका उपयोग अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए नहीं भी किया जाता है, ताकि जो अन्य उत्पादन के लिए इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि जो उपभोक्ता वस्तुएं होती हैं केवल जो आवश्यकताएं होती हैं उनको ही पूरा करती हैं, उनके अनुसार ही जो सरकार के द्वारा उपभोक्ता की जाती हैं वस्तुओं का उन्हीं को ही लाया जाता है और उन्हीं के द्वारा ही जो होता है कि हमारे जो आवश्यकताएं होती हैं उसकी पूर्ति के लिए होता है। और दूसरा पॉइंट हमारा है टिकाऊ उपभोग वस्तुएं क्या होती है। जो टिकाऊ उपभोग वस्तुएं होती हैं ना मुख्य रूप से जो टिकाऊ होती हैं कुछ समय के लिए चलती हैं, जैसे 6 साल हो गए, 5 साल हो गए, 4 साल हो गए, जो 1 साल से ऊपर जिनका ड्यूरेशन टाइम जो होता है ना 1 साल से ऊपर होता है उसे ही एक हिसाब से टिकाऊ उपभोग वस्तुएं कहा जाता है। टिकाऊ उपभोग वस्तुएं जिनका उपयोग कई वर्षों तक किया जाता है, इसका उपयोग और फॉर एग्जाम्पल के लिए रेडियो, कार, वॉशिंग मशीन, टीवी आदि का जो उपयोग है ना 1 वर्ष से 2 वर्ष 3 वर्ष के लिए किया जाता है। इसे ही फॉर एग्जाम्पल के उदाहरण के लिए आप मान सकते हैं, इसे ही टिकाऊ उपभोग वस्तुएं कहा जाता है। और तीसरा पॉइंट हमारा है अर्ध टिकाऊ वस्तुएं कौन सी होती हैं। आखिरकार जो अर्ध टिकाऊ वस्तुएं हैं ये कौन कौन सी हैं जान लेते हैं एक बार। जिनका उपयोग 1 वर्ष से कम या उससे अधिक या फिर मतलब 1 वर्ष के अंतराल में ही उन वस्तुओं को मतलब वो उन वस्तुएं जो होती हैं खराब हो जाती हैं, तथा एग्जाम्पल के लिए फॉर कपड़े, फर्नीचर ये जो होती हैं एक साल तक ही मुश्किल से चल पाती हैं जो कि खराब हो जाती हैं, इसे ये अर्ध टिकाऊ वस्तु कहा जाता है। और चौथा हमारा है गैर टिकाऊ अथवा एकल उपयोग उपभोक्ता वस्तुएं कौन सी होती हैं जो एक ही बार उपयोग की जाती हैं। एकल का अर्थ ये है कि जो एक ही वस्तु का उपयोग करने के बाद उसका उपयोगिता जो है खत्म हो जाती है, उसे ही एकल उपभोग वस्तु कहा जाता है। पहले हम ये जान लेते हैं कि गैर टिकाऊ वस्तु क्या होती हैं। ऐसी वस्तु जिनका केवल एक ही बार उपयोग किया जाता है, उसके बाद में उसे काम नहीं आता है, वो काम बिल्कुल नहीं आता, उसे फेंक दिया जाता है, उसे गैर टिकाऊ अथवा एकल उपयोग उपभोग वस्तु कहा जाता है। उदाहरण के लिए इंजेक्शन, जो डॉक्टर्स इंजेक्शन उपयोग करते हैं एक शरीर में लगाने पर बाद उसे दूसरे शरीर में नहीं लगाया जा सकता है तथा उसका एक ही बार उपयोग होता है, इसे यही कहा जाता है एकल उपभोग वस्तु कहा जाता है। सेवाएं क्या होती है एक बार ये जान लेते हैं। जो सेवाएं होती है किस प्रकार से होती है, क्यों महत्वपूर्ण होती है, एक बार ये क्या है जान लेते हैं। देखते हैं क्या है ये डिफिनेशन इसकी। सेवाएं में गैर भौतिक वस्तुएं होती हैं। जो सेवाएं होती हैं ना गैर भौतिक वस्तुएं होती हैं जो मानवीय आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती हैं, यानी कि जो प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती हैं, जो सरकार के द्वारा अधिक प्रकार की जो सेंटर्स होते हैं या कुछ भी होते हैं जो सरकार के अधिनियम के अनुसार आते हैं। उदाहरण के लिए फॉर डॉक्टर्स आते हैं, वकील आते हैं, नौकरी आदि की सेवाएं इसमें शामिल की जाती है, जो कि इसे ही सेवाएं कहा जाता है। यानी कि जो मुख्य रूप से डॉक्टर्स हो गए, वकील हो गए, नर्स हो गए या फिर इसके अंतर्गत जो सरकार के अंतर्गत जो भी आते हैं उसके अंतराल में उसे ही सेवा कहा जाता है, जो कि उनके अनुसार सेवा प्रदान की जाती है। आगे क्या है देखते हैं। पूंजीगत वस्तुएं किसे कहते हैं। जो पूंजीगत वस्तुएं किसे कहते हैं तथा पूंजीगत वस्तुएं कौन सी होती हैं, एक बार ये जान लेते हैं कि जो पूंजीगत वस्तुएं होती हैं, जो पैसे वाली वस्तुएं होती हैं, किससे कहते हैं एक हिसाब से। पूंजीगत वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं जिनका उत्पादन की प्रक्रिया में कई वर्षों तक, यानी कि जो कई वर्षों तक चलते रहते हैं, ये एक लंबा समय तक उनका उपयोग किया जाता है तथा यहाँ उत्पादक की स्थित परिसंपत्ति होती है। जो उत्पादक की स्थित परिसंपत्ति होती है ये भी शामिल होता है इसमें, तथा इन वस्तुओं के उपयोग में इनका मूल्यह्रास होता है कहीं ना कहीं। और अगर हम इनका उपयोग करते रहे ना, जैसे कि जो उपयोग वस्तुएं हैं इनका उपयोग हम ज़्यादा से ज़्यादा करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं एक हिसाब से इनका मूल्यह्रास होगा, कहीं ना कहीं इनकी बहुत ज़्यादा कमी होगी, तो इन वस्तुओं का मूल्यह्रास हो जाएगा, तो इससे ही पूंजीगत वस्तुएं कहा जाता है। यानी कि जो पूंजीगत वस्तुएं हैं काफ़ी लंबे समय तक चलने वाली वस्तुएं होती हैं और इनका समय ड्यूरेशन टाइम जो होता है काफ़ी ज़्यादा होता है और इनका जो उत्पादित स्थिति होती है परिसंपत्ति पर होती है, केवल जो होती है परिसंपत्ति पर ही होती है बहुत ज़्यादा। और अगर हम इन वस्तुओं का ज़्यादा उपयोग करते जाएंगे तो इनका मूल्यह्रास होता जाएगा, खत्म होते जाएगा, तथा ये पूंजीगत वस्तुएं होती हैं, इसे ही कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर दिया गया जो प्लांट और मशीनरी होती है यहाँ लंबे समय के लिए होती है, जो कि एक ही जगह पर कहीं फिक्स कर दी जाती है, तो काफ़ी लंबे समय तक चलता है, इनकी ड्यूरेशन टाइम जो होती है काफ़ी लंबे समय तक होती है। आगे देखते हैं कौन सा टॉपिक हमारा है।
सभी मशीनें जो होती है पूंजीगत वस्तुएं नहीं होती है, यानी कि जो सभी मशीनें होती है ना जो पूंजीगत वस्तुएं नहीं होती हैं, यानी इसका कहने का अर्थ ये है कि जो सभी मशीनें होती हैं पूंजीगत वस्तुएं नहीं होती हैं। ये जानते हैं क्या है? हाँ, सभी मशीनें जो होती हैं पूंजीगत वस्तुएं नहीं होती हैं, केवल वही टिकाऊ वस्तुएं होती हैं, पूंजीगत वस्तुएं होती हैं जिनका उत्पादन वस्तुओं के रूप में किया जाता है, यानी कि कुछ ना कुछ उससे बेनिफिट मिलने वाला हो, ना कि उपभोक्ता वस्तुओं के रूप में। उपभोक्ता जो उपभोक्ता है वो पूंजीगत वस्तु थोड़ी है, जो उपभोक्ता है वो पूंजीगत वस्तुएं नहीं है, जो उपभोग कर रहा है वो थोड़ी होगा। आगे देखते हैं क्या है। मध्यवर्ती वस्तु किसे कहते हैं, यानी कि जो मध्यवर्ती वस्तु है क्या, एक बार ये जान लेते हैं इसकी डिफिनेशन क्या है। मध्यवर्ती वस्तु वह वस्तु, मेरे हिसाब से जो मध्यवर्ती वस्तु वह वस्तु है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि मध्यवर्ती वो वस्तु वह होती है जो पूरी तरीके से तैयार नहीं है। जैसे फैक्ट्री में एक जूता बन रहा है, जो जूता पूरी तरीके से वो जूता जो है वो तैयार नहीं है, और जो वो अभी तक स्थिर है, ना तो उसको सॉल लगे हैं, ना तो उसके जो बैंडेज किए गए हैं सही से साइड, तो वो अपर्याप्त रूप से मध्यवर्ती वस्तु है जो कि पूरी तरह से तैयार नहीं है। इसकी डिफिनेशन जान लेते हैं एक बार क्या है। मध्यवर्ती वस्तु वह वस्तु होती है जिन्होंने अभी तक उत्पादन की सीमा रेखा को पार नहीं किया है, अभी इन वस्तुओं के मूल्य पूरी तरह से तय भी नहीं हुए हैं, और अभी इनका मूल्य बढ़ेगा या घटेगा, या फिर इसका अंतिम वस्तु के रूप में अभी तक तय भी नहीं हुआ है इसका, और इसका इस्तेमाल करने के लिए अभी पूरी तरीके से तैयार भी नहीं है। इसे ही मध्यवर्ती वस्तु कहा जाता है। अंतिम वस्तु किसे कहते हैं, एक बार ये जान लेते हैं कि जो अंतिम वस्तु होती है ये है क्या। ठीक है, अंतिम वस्तु वह वस्तु होती है जो उत्पादन की सीमा रेखा को पूरी तरीके से पार कर चुकी है, उनका जो है फिनिशिंग किया जा चुका है, उनका जो है अधिक मात्रा में जो मूल्य है उसका तय किया जा चुका है, और अपने अंतिम वस्तु उपयोगकर्ता के लिए पूरी तरीके से तैयार है, जो इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसे ही अंतिम वस्तु कहा जाता है। आगे देखते हैं। मध्यवर्ती जो वस्तु है, मध्यवर्ती वस्तु तथा अंतिम वस्तु एक दूसरे से किस प्रकार से भिन्न होते हैं, एक बार ये जान लेते हैं कि जो भिन्न किस तरीके से होते हैं आखिरकार जो एक दूसरे से। मध्यवर्ती वस्तु तथा अंतिम वस्तु, आप लोग को शायद ये समझ आ जाए कि डिफाइंड करके किस तरीके से आखिरकार अलग अलग यहाँ पर रखा है मैंने। मध्यवर्ती वस्तु कौन सी होती है एक बार जान लेते हैं, हालांकि हमने पहले बता दिया आप लोगों को डिफिनेशन उसकी। मध्यवर्ती वस्तु लाभ प्राप्त करने के लिए मध्यवर्ती वस्तु को पुनः बिक्री की जाती है, तथा दूसरा है मध्यवर्ती वस्तु उत्पादन की सीमा रेखा के अंदर ही रहती हैं, और तीसरा है मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य में अभी मूल्य पूरी तरीके से जो जानी जाती है, बाकी अभी तय नहीं हुआ है। इसका अर्थ कहने का अर्थ यही है। और चौथा है हमारा मध्यवर्ती वस्तु को राष्ट्रीय आय के अनुमान में शामिल नहीं किया जाता है, तथा इसको ही जो है मध्यवर्ती वस्तु कहा जाता है। जो मध्य स्थिर है, अभी पूरी तरीके से जो वस्तु तैयार नहीं है उसके बारे में बताया गया है, और जो अंतिम वस्तु है जो पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है उसका मूल्य जो है तैयार हो चुका है, बता दिया गया है। सरकार के द्वारा जो बेनिफिट प्राप्त करना है वो उसके बारे में जो जीएसटी है वो भी लगा चुकी है। पहला हमारा पॉइंट है, लाभ प्राप्त करने के लिए अंतिम वस्तुओं को पुनः बिक्री नहीं किया जाता है, तथा जो अंतिम वस्तुएं होती हैं उनका उत्पादन की सीमा रेखा के बाहर चली जाती हैं क्योंकि पूरी तरह से तैयार हो चुकी हैं। तीसरा पॉइंट हमारा है, अंतिम वस्तुओं के मूल्य में अभी भी मूल्य वृद्धि नहीं की जानी है। और चौथा हमारा है, अंतिम वस्तुओं को राष्ट्रीय आय, जो अंतिम वस्तु है ना उनको राष्ट्रीय आय के अनुमान में शामिल किया जाता है, यानी कि जो जीएसटीएस हैं सरकार के द्वारा जो हैं उसमें सरकार को भी कहीं ना कहीं लाभ मिल रहा है, क्योंकि जो है कि इसे राष्ट्रीय आय में शामिल किया जा चुका है। आईजीएसटी, सीजीएसटी या फिर जीएसटी किस तरीके से आखिरकार सरकार के द्वारा ली जाती है कंपनियों को, उसके बारे में बताया गया है। आगे देखते हैं, एक ही वस्तु अंतिम एवं मध्यवर्ती वस्तु हो सकती है, किस तरीके से, किस प्रकार से आखिरकार इसके बारे में बताया गया है कि जो एक वस्तु होती है ना अंतिम एवं मध्यवर्ती वस्तु हो सकती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये हमारा। तो देखते हैं क्या है। एक ही वस्तु अंतिम वस्तु अथवा मध्यवर्ती वस्तु हो सकती है, यहाँ अंतर वस्तुओं के अति उपयोग पर निर्भर करती है, यानी कि उन वस्तुओं का किस तरीके से उपयोग किया जाता है। यानी कि जो मध्यवर्ती वस्तु है ना उसका भी उपयोग अगर ज़्यादा मान लीजिए जो अंतिम वस्तु है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है, जो वस्तु है समाज के द्वारा ख़त्म कर चुकी है उसे, उसके बाद में ज़्यादातर जो है कि जो मध्यवर्ती वस्तु है उनका उपयोग करने लगेंगे, क्योंकि जो अंतिम वस्तु है वो है ही नहीं जो, तो उसका उपयोग करने लगेंगे। इसके बारे में बताया गया है यहाँ पे कि वह वस्तु का कितना उपयोग
लोग करते हैं, कितना उपयोग जो लोग हैं वो नहीं करते हैं। इसका अर्थ यही है कि अंतिम वस्तु का अगर लोग हैं अधिक मात्रा में उपयोग करने लगेंगे तो वो वस्तु तो ख़त्म हो ही जाएगी ना। वो उसके अंदर जो बचेगी वो मध्यवर्ती वस्तु बचेगी, जो कि उनके लिए जो एक ही वस्तु के रूप में उसका उपयोग करना रह जाएगा। मूल्यह्रास किसे कहते हैं एक बार ये जान लेते हैं। जो मूल्यह्रास है ये किसे कहते हैं, क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं पहले हम। मूल्यह्रास सामान्य टूटा फूटा या प्रचलन के कारण है अचल परिसंपत्तियों के मूल्य में गिरावट को मूल्य या अचल परिपूंजी का उपभोग होता है। यहाँ मूल्यह्रास अस्थायी रूप से पूंजी के मूल्य को उनकी अनुमति आयु वर्ष के रूप में भाग करके ज्ञात किया जाता है, इसे मूल्यह्रास कहा जाता है। आगे आने वाली वीडियोस में हम ये देखेंगे कि जो मूल्यह्रास है ना ये कैसे निकाला जाता है, यानी कि इसका निकालने की प्रक्रिया होती है ना मूल्यह्रास हानि, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। पहले हम डिफिनेशन जान लेते हैं मूल्यह्रास है क्या। ठीक है, मूल्यह्रास एक टूटा फूटा प्रचलन के रूप में माना जाता है। इसका एक अचल परिसंपत्ति के रूप में गिरावट होती है जो कि उपभोग के रूप में कार्य करती है। यहाँ मूल्यह्रास की अस्थायी पूंजीगत जो उसकी अंतिम वस्तु के रूप में होती है तथा ज्ञात करने की एक विधि होती है मूल्यह्रास, उसे ही मूल्यह्रास कहा जाता है। आगे देखते हैं तो हमारा यहाँ सेकंड चैप्टर का जो है कि पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हमारे रस्तोगी सर हैं, उन्होंने जो है कि पोल साइंस और ज्योग्राफी के वीडियोस अपलोड कर दिए, तो उनकी वीडियोस आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आप लोग को मिल जाएगा। बाकी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके चैनल को जरूर बताएं कि आप लोग को वीडियो कैसी लगी, किस तरीके से थी। आखिरकार अब मैं आपसे सेकंड पार्ट में मिलूँगा इसके, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।